डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को और जोहार। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी होगी और इसमें जो तीसरा पेपर है, जो सब लोग अपने अपने लैंग्वेज को तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो तीसरा सबके लिए जो कॉमन पेपर है इतिहास और भूगोल, वो भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर राइटिंग करना भी शुरू कर दिया होगा। तो आज मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरा मुख्य फोकस जो है वो क्वेश्चन आंसर राइटिंग पर रहेगा। तो मैं आपको इतिहास का जो एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके लिए बताऊंगी कि उस पर जो अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट जो पेपर 3 का जो सिलेबस है और उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है पेपर 3। प्लस भूगोल, इससे 100 नंबर के प्रश्न होंगे और इससे ये टोटल 200 मार्क्स का रहेगा और इससे भी 100 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सेक्शन ए, बी, सी और डी से रहेगा। ये हो गया आपका प्राचीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास, ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास और ये झारखंड के इतिहास से रहेगा। अब इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में पर क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे ये सारे। अब इन चारों में से आपको कोई भी 2 बनाना है। जैसे आपने ए बनाया और डी बनाया, ए या डी, या फिर आपको अच्छा लगता है तो ए या सी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप कोशिश कीजिए ए बी सी में से तो आप कोई भी लीजिए, लेकिन डी को ज़रूर ऑप्ट कीजिए, जो कि झारखंड का इतिहास है। ये हो गया आपका। भूगोल में भी सेम ऐसे ही रहेगा। 10 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव का रहेगा और यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग। तो इसमें भी 4 सेक्शन है, ए, बी, सी और डी। ये जो है ये सामान्य भूगोल होता है, जिसमें आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। ये भारत का भूगोल है। ये आपका, इसमें आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना है। मैं देख लेती हूँ इसका। ये वही है, भारत के प्राकृतिक संसाधन, वही आर्थिक भूगोल है और ये है झारखंड का भूगोल। ठीक है, इन चारों में से भी कोई 2 ही आपको करना है। मतलब चारों क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी एक सेक्शन से आप एक कर लीजिए और अदर किसी से कर लीजिए। तो इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि इसमें से कोई भी एक ऑप्ट करें और एक झारखंड वाला हम जरूर लें। तो आपका यहाँ पर भी ये 10 क्वेश्चन जो होगा टोटल 20 मार्क्स का होगा और ये भी 20 मार्क्स का होगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के में होंगे। तो इसी में अगर शुरुआत करें तो सबसे पहला जो प्राचीन भारत का इतिहास है, मैंने अपनी परीक्षा में प्राचीन काल और झारखंड का जो इतिहास है वो दोनों क्वेश्चन मैंने ऑप्ट किया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता, जो कि प्राचीन काल का सबसे पहला टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उत्पत्ति, पुरातत्व, विस्तार, साहित्यिक कार्य और मुख्य लक्षण। तो इस टॉपिक पर आधारित जो भी प्रश्न आ सकते हैं या फिर पिछले किसी भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनमें से कोई भी मैं 1 या 2 लूँगी और उन पर आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगी। तो आप अगर पहले से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हुए हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप एक बार फॉर्मेटिंग देख लें और तुरंत जस्ट बाद आप इस टॉपिक को किसी भी बुक से अच्छे से पढ़ ले तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको
क्वेश्चन बताऊंगी जो मैं ले रही हूँ और चलते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हमारा जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग का जो सीरीज़ है उसकी शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं जो 2 प्रश्न लेने जा रही हूँ वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा और उसको मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें। क्या हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता के उपनिवेश के रूप में था? चर्चा करें। और दूसरा प्रश्न है जो कि इससे मिलता जुलता है, मेसोपोटामियाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य उपस्थित मुख्य समानताओं और अंतरों को रेखांकित कीजिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं 2 प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता सबने पढ़ा है, एक परिचय बनाएंगे। तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये हर पीसीएस में, हर हैंडराइटिंग में, हर क्वेश्चन आंसर में आपका और हर टॉपिक में काम आने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप क्या कीजिए कि हड़प्पा जो या सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अपने शब्दों में एक बनाइए, एक परिभाषा, मतलब एक इंट्रोडक्शन जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में विकसित हुआ। इसका केंद्र वही था। उसके बाद से इसका विस्तार पूरब की ओर और दक्षिण की ओर हुआ। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम, कहाँ से कहाँ तक था। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? जैसे ये नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप एक अपने शब्दों में, अपने इसमें एक परिभाषा बना लीजिए, एक परिचय जैसा बना लीजिए, 4, 5, 8, 10 लाइन मैक्सिमम। और उसको क्या कीजिए ना कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न आए तो किसी न किसी चीज़ को हमको परिचय में थोड़ा सा देना ही पड़ता है। तो आप उसको बार बार जब उसको पढ़िएगा ना तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा। और मैं सबको क्यों बोल रही हूँ अपना बनाने, क्योंकि सबका फिर सेम नहीं होगा। तो क्योंकि सबके लिखने की भाषा, सबके समझने का तरीका अलग होता है, लेकिन रहेगा तो वही चीज़। सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता ही रहेगी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि एक अपना परिचय बना लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए और उसका एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मतलब मैक्सिमम 10 लाइन का, ताकि आप 40 मार्क्स में भी लिख सकें। एक परिचय जैसा बना लीजिए और वो आपका अपना हो गया। उसको आप लॉक कर लीजिए कि ये मेरा अब अपना हो गया। तो ये हो जाएगा आपका परिचय। और परिचय में जैसे हम लोग क्या बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई और इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसका क्षेत्रफल कितना था। बहुत ज़्यादा भी क्षेत्रफल ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल हमेशा मेंस में याद नहीं रहता और लिखना रहता है। तो आपको एकदम परफेक्ट याद है तभी आप फैक्चुअल दीजिए। अगर थोड़ा भी गलत याद है या नहीं याद आ रहा है तो आप उसको फैक्टर नहीं डालना चाहिए, उसको स्किप कर देना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, उसके बाद जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय दे दिए तो आप एक मैप बना दीजिए। जैसे भारत का ही मैप बनाइए। ये इस तरह का, ठीक है। यहाँ से बह रही है सिंधु नदी, ठीक है। और ये मैं बता रही हूँ 40 मार्क्स के लिए। अगर ये 40 मार्क्स का आता है तो आपके पास समय रहता है लिखने के लिए, मैप बनाने के लिए। ये बना दीजिए और आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर चिनाब नदी के पास इसकी उत्तरी सीमा, ऐसे लिख दीजिए उत्तरी सीमा। क्योंकि आपने परिचय में ये बताया है तो अगर आप मैप में भी बता देंगे ना तो वो बहुत अच्छा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और मैंने हमेशा कहा कि मैप जो है, ये डायग्राम है, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, बहुत छोटा भी नहीं बनाना। तो ये हो गया उत्तरी सीमा, यहाँ से लेके यहाँ तक महाराष्ट्र में दायमाबाद,
बहुत अच्छे से नहीं मैं लिख रही, स्पीड में लिख रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय नहीं ले, कम समय में ज़्यादा बता सकूँ। और इधर बलूचिस्तान के पास से सुक्का गंडौर से लेकर इधर यहाँ पे मांडा था, जो भी है इसके पास नदी भी थी, जगह भी था, यहाँ आलमगीरपुर था, हिंडन नदी थी, ठीक है, हिंडन नदी थी, यहाँ पर सुक्का गंडौर है, दास्त नदी है, तो वो सब ना यहाँ पे आपका कोड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका पीटी वाला भी फैक्ट आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है, उसमें से कोई भी एक आ जाएगा, आप तुरंत बना लीजिएगा। और यहाँ पर आपका मैप भी बन गया, आप इसको दिखा दीजिए। अब ये तो मैंने बताया 40 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये मैंने बताया 40 मार्क्स के लिए। अगर मान लीजिए कि ये आपका 20 मार्क्स के लिए आता है, तो 40 मार्क्स में आता है तो पूरा भारत का बना दीजिए। अगर 20 मार्क्स में आता है तो बस ऊपर का थोड़ा सा एरिया ऐसे करके बना के, इधर उतना जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया का मैप जब खराब बनता है ना तो हमको भी बहुत खराब लगता है, कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही बना। ये नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ पर हो गया। तो इसका सीमा जो है वो आप दिखा दीजिए, यहाँ पर सिंधु नदी जरूर दिखा दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। अगर 20 मार्क्स का नहीं आया, 10 मार्क्स का आया, तो फिर क्या कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे करके उत्तरी सीमा, पश्चिम, ये पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा और ये आपका पश्चिमी सीमा, ये हो गया। बस इतना दिखा दीजिएगा तो उसको एक पता चल जाएगा। और जो जो यहाँ पे लिखना है, जो जगह है, जो नदी है, यहाँ पर पीछे मांडा है, चिनाब नदी है, दास्त है, सुक्का गंडौर है, उसको भी शॉर्ट में जल्दी जल्दी करके लिख दीजिए 10 मार्क्स में भी। फिर भी तो इतना आप कर दीजिए। उसके बाद जो प्रश्न के हिसाब से प्रश्न मैंने जो लिया था उसको मैं एक बार और देख लेती हूँ, क्योंकि प्रश्न को ना आप लिखने के दौरान भी आप प्रश्न को ना कोशिश कीजिए, जहाँ आपको याद नहीं है तो एक बार तुरंत 2-3 बार तो शुरुआत में पढ़िए, और जब लिखने के दौरान भी लगे कि अरे क्या लिखना हो तो एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। तो इसमें क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें, क्या हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के उपनिवेश के रूप में था, चर्चा करें। तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर पूछा गया है तो उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह ये सवाल पूछा गया। क्योंकि जो पश्चिमी जो विद्वान थे उनका हमेशा से मानना रहा है कि भारत तो कोई अच्छी सभ्यता विकसित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो हमेशा आप तो जानते हैं कि भारतीय सभ्यता को किस नज़र से देखते थे, खासकर जो हमारा जो जब हम उपनिवेश थे तब, तो उस समय ये ऐसे विचार आए थे। तो इसमें कहना है कि जो विद्वान थे परिचय के बाद, ठीक है, जो इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो विचार हैं उनमें मतभेद है, क्या है, मतभेद है। क्यों? क्योंकि कोई कहता है कि इसकी जो जड़ है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से है, और कोई कहता है कि नहीं, ये भारत की अपनी एक क्रमिक जो सांस्कृतिक विकास है उसी का ये फल है, देन है। तो मतभेद है, तो उन मतभेदों को हम क्या करते हैं कि 2 भाग में बांटते हैं। ये लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विचार है उनमें काफ़ी मतभेद है, उनकी उत्पत्ति से संबंधित जो विचार है उनमें काफ़ी मतभेद है। तो यही कारण है कि हम उनको 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। तो 2 भाग में जब हम बांटेंगे तो एक आ जाएगा विदेशी मत और एक आ जाएगा देसी मत। जैसे जैसे मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप कोशिश कीजिए कि एक रफ कॉपी लेके इस सभी को भी उस रफ कॉपी में ही लिख लीजिए, उतना ही। फिर बाद में एक बार और आप देखिएगा तो आपको और अच्छे से। विदेशी मत में भी कुछ विचारक हैं, जैसे कि गार्डन चाइल्ड है, मार्टिमर व्यूलर है। और मैं जो बोर्ड है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बोर्ड पर ना बहुत क्लियर
नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहती क्योंकि पढ़ने का समय है। अगर वीडियो ही देखते रहेगा तो अपना सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो मार्टिमर व्हीलर और डी.बी. कौशाम्बी, ये तीन लोग हैं खास करके जो कहते हैं कि नहीं, सुमेरियन जो सभ्यता है, जो कि आज इराक देखते हैं, उस वहीं पर सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ था, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता भी कह सकते हैं। उनका ये उपनिवेश था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं तो ये नहीं मानती और हमारे विचारक भी नहीं मानते। देसी मत में फिर आते हैं तो इनका कह देना है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये विदेशी मत में गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं और डी.बी. कौशाम्बी क्या कहते हैं, इसके बारे में उसको आपको थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिख देना अलग करके। और अगर ये 20 मार्क्स में आता है तो इन तीनों को एक साथ कंपाइल करके एक ही पारा में आप सबको लिख दीजिए कि गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और डी.बी. कौशाम्बी का कहना था कि जो भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसकी जड़ जो है मेसोपोटामिया में है और उनके हिसाब से वहीं से लोग आए और वहीं की सभ्यता को यहाँ पर फिर से विकसित किए। देसी मत में कोई कहता है कि जो हमारे ये जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो द्रविड़ थे। उसके बाद आता है कि जो आर्य थे उन्होंने ही, जो वैदिक आर्य थे उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को, वे ही उसके निर्माता थे। या फिर एक जो हमारी इतिहासकार है रोमिला थापर और फेयर सर्विस, इन दोनों ने कहा है कि ईरानी बलूची संस्कृति जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी, ईरानी बलूची संस्कृति, उसी का क्रमिक विकास था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन तीनों को भी फिर वही चीज है कि जब ये 40 मार्क्स में आएगा तो इन तीनों को आप अलग अलग करके कर दीजिए और अगर 20 मार्क्स में आता है तो इनको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बताइए कि क्यों विदेशी मत वाले बोलते हैं कि ये मेसोपोटामिया से है, क्योंकि वहाँ भी जो जैसे कच्ची और पक्की मिट्टी वहाँ भी यूज होता था। क्या क्या समानताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो हमारी सुमेरियन सभ्यता है उसमें कुछ कुछ समानताएं थी। ठीक है, जैसे वहाँ पर भी कुम्हार लोग जो है वो चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाते थे। फिर वहाँ पर भी पक्की ईंटों का यूज होता था। उनके पास भी लिपि थी, हमारे पास भी लिपि थी। वहाँ पर भी वो भी नगरीय सभ्यता थी, ये भी नगरीय सभ्यता थी। लेकिन इससे सिर्फ ये ऊपरी है, मतलब कि ये सिर्फ आपको भौतिक रूप से दिखाई देता है। अगर मौलिक रूप से जाए, अंदर और जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो यहाँ पर जो हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो नगरीय व्यवस्था थी ये बहुत ही व्यवस्थित थी, जबकि जो सुमेरियन सभ्यता थी वो व्यवस्थित नहीं थी। तो इनके पक्ष में भी थोड़ा सा बता देना है कि क्या क्या समानताओं के आधार पर, एक मिनट, इनके पक्ष में बताना है कि ये बताते हैं समानता बताते हैं। इन्हीं के आधार पर ये कहते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है, और ये विषमता बताते हैं क्यों हमारी सभ्यता उनसे नहीं जुड़ी है। हमारी एक स्वतंत्र सभ्यता है और ये है भी। इसके बहुत अच्छे प्रमाण मिले हैं। जो प्राक हड़प्पा कालीन जो स्थल है उनसे बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो हमारी जो ये सभ्यता है वो क्रमिक जो सांस्कृतिक विकास होता है उसकी देन है, न कि ये वहाँ से है। तो इस समानता बता दिए, विषमता बता दिए। ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसके बाद ये लिख देना है और ये लिख देना है। मतलब जब भी विदेशी मत लिखे उसके बाद लिखना है कि समानता क्या क्या बताई, फिर देशी मत लिखे, इसको लिखे इनके विचार और विषमता क्या क्या बताई, और उसका एक छोटा सा कंक्लूड कर देना है कि नहीं, हम इनमें भले ही ऊपरी तौर पर देखा जाए, आपको इसको अपने शब्दों में अच्छे से लिखना है कि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो भौतिक विषमता या बाह्य समानता तो दिखती है, लेकिन मौलिक रूप से अगर देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो इनमें कई विषमताएं हैं जिनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को इनका उपनिवेश नहीं कहा जा सकता है। ठीक है,
तो यही चीज़ मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको ऐसे ही करना है। और एक दूसरा जो सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो सुमेरियन सभ्यता है उनके बीच जो है विषमताएं क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, तो मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य उपस्थित मुख्य समानताओं और अंतरों मतलब विषमताओं को रेखांकित करें। तो इन दोनों में इसी प्रश्न में मैंने बाकी भी बता दिया कि इसमें भी वही चीज होगा, इस प्रश्न में भी जो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप परिचय अपना जो बनाए हैं, जो पढ़ते हैं उसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद 40 मार्क्स का है तो मैप बनाइए। ठीक है, मैप बनाइए। और अगर 20 मार्क्स का है तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे करके बनाइए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता। आप अपने कॉपी में बनाते रहिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इसके बाद इधर लिख दीजिए पूर्वी सीमा, इधर लीजिए उत्तरी सीमा, इधर पश्चिमी सीमा और इधर दक्षिणी सीमा। इसको ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, गोला नहीं मारना है, बस ऐसे करके आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए, अभी जस्ट रफ कॉपी में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें उपस्थित जो मुख्य समानता क्या क्या है। तो जो मैंने बताया कि जो विदेशी मत वाले जो गार्डन चाइल्ड, मार्टिनर व्हीलर और डी.डी. कौशाम्बी थे, जो विदेशी मत थे, तो समानताओं को आप बताइए। आगे ये परिचय हो गया, मैप हो गया, उसके बाद समानता हेडिंग दीजिए, दोनों में समानता। ठीक है, और जो भी पॉइंट आपने पढ़ा है समानता से संबंधित, जो मैंने बताया भी पिछले थोड़ी देर पहले कि जो भी विदेशी मत था उनमें जो लोग थे उन्होंने किस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को बताया, क्योंकि उन्होंने समानता देखा तभी तो बताया कि ये विदेशी ये मेसोपोटामिया का निवेश था। तो समानता देखा, तो जो समानता देखा उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। और फिर एक जब कंप्लीट हो जाए तो फिर एक 2-3 लाइन में लिख दीजिए, इन समानताओं के बावजूद बहुत सारी ऐसी बहुत विशेषताएं हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता को अलग करती है, दोनों में मौलिक विषमता है। तो उस विषमता या अंतर को आप लिखिए। ठीक है, बहुत सारी विषमता थी, उन्होंने पता नहीं किस आधार पर कह दिया, उसी आधार पर कहा होगा, क्योंकि वो लोग हमारी सभ्यता को तो कुछ समझते नहीं है उस टाइम पर, और ज़्यादा थे इस तरह का सोच। तो वही है, विषमता है। तो उसी विषमता को फिर आप जो आपने पढ़ा है, जो विषमता है उसको पॉइंट वाइज आप लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख दीजिए और लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन देना है। समानता और विषमता हो गया, ऐसे करके नहीं लिखना है अगल और बगल, पहले इसको लिखना फिर उसके नीचे विषमता, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। फिर कंक्लूजन दीजिए, निष्कर्ष दीजिए। निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष यही होगा कि समानता और विषमता अपनी अपनी जगह है, लेकिन निष्कर्ष में हमारा झुकाव जो है वो हमारे जो अंतर है उनके तरफ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सभ्यता इतनी बड़ी और इतनी समृद्ध सभ्यता थी, शांतिपूर्वक सभ्यता थी, मतलब वो लोग हमेशा पीस चाहते थे, तो इतनी अच्छी सभ्यता, उसमें हम कैसे समानता ढूंढ सकते हैं? मतलब वो हमारे एक मतलब हमारी ही जो संस्कृति थी, जो प्राक हड़प्पा कालीन जो संस्कृति बोलते हैं, मतलब कि एक क्रम, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो क्या होता है कि पहले हमारा बहुत पहले घास फूस का, पहले तो घर नहीं होता था, उसके बाद घास फूस का घर बनाया गया, उसके बाद कुछ दिनों बाद खपड़े का, फिर एल्वेस्टर का, फिर पक्के मकान बने, आज तो बड़े बड़े बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बने। तो ये क्या एक क्रमिक विकास है। तो
वही चीज है। तो हमारा भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, एकदम समृद्ध और नगरीय सभ्यता थी। तो वही लिखना है कि इतनी समृद्ध सभ्यता है, तो इसका ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट वहां से आया और बना दिया, एक नगर बना दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कोई भी आज भी जो नगर है वो एकदम तुरंत नहीं बना, पहले वो, इसके पहले थोड़ा सा नगर और गांव के बीच का था, उसके पहले गांव था, ऐसे था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें जो है वो हमारे ही देश में है, और प्राक हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है वहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिस कारण कहा जा सकता है कि ये जो है हमारी मौलिक जो संस्कृति है उसका एक भाग है, और इसको किसी भी तरह अन्य किसी भी सभ्यता से बिल्कुल मिलाना या फिर कहना कि वो हमारा ये उपनिवेश था, ये बिल्कुल भी सही प्रतीत नहीं होता है, या सत्य प्रतीत नहीं होता है, या समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसा कुछ भी आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष को जरूर देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, तो अगर आप निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो 40 मार्क्स वाला है वो 20-20 में डिवाइड हो सकता है, या फिर और फर्दर 10-10 में भी डिवाइड हो सकता है, 4। तो जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कोई ज़रूरी नहीं है कंक्लूजन देने का, आप जो लिखे हैं उसी में एक लाइन नीचे में जोड़ दीजिए कि ये कंक्लूजन है। तो बस मैं आज इतना ही बताऊंगी, और क्योंकि थोड़ा सा देर हो गया, हो सके मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम होगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे सर्दी भी है। तो बस आप इससे लाभ लीजिए और बताइए कि मैंने फॉर्मेटिंग कैसा बताया। अगर इसमें और सुधार करना हो सके आगे चल के मैं इसको और अच्छे से बताऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से तो इतना ही होना चाहिए।